Okay, so Nabi, let me first thank you for coming here, Nabi, and let me congratulate you also for wonderful job, wonderful selection in Uttar Pradesh Polytechnic lecturer. Thank you, sir. This is the best opportunity you are getting, Nabi, and very good option for you. So, how you are feeling? I am very happy because this is my first job, and I have been preparing for last 4 years for the competitive exams, and having seen the failure in more than 8 PSUs interviews. So this is my आप first. 8 PSUs में आपका फेलियर हुआ है? Yes, 8 इंटरव्यूज मैंने दिए थे और फाइनल अब तक नहीं हो पाया किसी में. चलो वो 8 के बारे में बाद में जानते हैं. पहले नबी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब ग्रेजुएशन किया और उसके बाद की जर्नी क्या थी? My name is Nabi Hassan, and I belongs to district Bareilly in Uttar Pradesh, and I did my BTech in 2017. Then after that, I did my MTech from Aligarh Muslim University in 2019 in thermal science. Okay. And after that, I started preparing for the government exam. My first government exam for RRB JEE, Railway Junior Engineering. And after that, I am continuously preparing for the exam. Okay. Okay, so Nabi, you told me that RBI JEE was your first job. So could you get that job or you just tried for that job? I was shortlisted for DB only. Okay. And yes, sir. But I could not make my name in the final list. Okay, okay. और आपने MTech कब किया फिर? 2019 में सर. 19 में आपका MTech कंप्लीट हो गया था? Yes, sir. अच्छा, आपने मेंशन किया कि आप बहुत से PSU एग्जाम लिखते रहे और इंटरव्यू में भी जाते रहे. मेंशन करेंगे आप कौन कौन से PSUs आपने लिखे थे? मेरा फर्स्ट था CIL था. ओके. अभी 2020 वाला था वो. उसके बाद इसरो था, UPRBNL था, RCFL था, बिजाग स्टील, उसका रिजल्ट अभी सर आया नहीं है अब तक. और उसके बाद एक HPCL का था, एक NRL का था. NRL के मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेरे 81 मार्क्स थे, लेकिन मेरे इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ था क्योंकि मुझे लगा लेक्चरर का एग्जाम पहले 11 दिसंबर को था और उसका जो 7 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, तो मैंने उसको लेफ्ट आउट कर दिया केवल इसकी प्रिपरेशन के लिए, पॉलिटेक्निक की, क्योंकि वहाँ वैकेंसी काफी कम थी और थोड़ा रिस्की था मेरे, इसलिए मैं उसमें अपीयर नहीं हुआ. उसके अलावा मैं NLC में दिया था और एक दो और थे शायद, मुझे अब रिकॉल नहीं है. चलो वंडरफुल. तो आपका नबी मेरे को ये बताइए, जैसे आप ये तैयारी कर रहे थे, सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो क्या आपने कभी किसी स्टेज पे सोचा कि नहीं मैं अभी तैयारी छोड़ देता हूँ और कुछ और करना स्टार्ट कर देता हूँ, या ऑप्शन क्या रखेंगे? क्योंकि बहुत टाइम जब हो जाता है तो कई चीज दिमाग में चलती है. तो आपके टेक्निकल को छोड़ना मैंने कई बार सोचा बीच में. अभी एक दो बैंक के एग्जाम भी दिए थे मैंने. और इसके अलावा कभी कभी लगता था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी जाए, इतना टाइम हो गया, खास वो निकल जाता है 6-7 साल से अब तक इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें नहीं निकल पाया. तो मेरे साथ के और फ्रेंड्स भी थे, वो चले गए सिविल सर्विसेज में, और लेकिन मैं इसी में रहा क्योंकि मेरे पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो मैं जल्दी से जल्दी जॉब पाना चाहता था, किसी भी छोटी या बड़ी, तो इसलिए मैं इसी में रहा. ओके. सो दिमाग में कई बार आया कि छोड़ देते हैं और इसको हटा देते हैं. यस सर. वैकेंसी बहुत कम आती हैं सर, इसलिए ये तो फर्स्ट टाइम था इतनी बल्क में वैकेंसी आई थी, लेकिन उसके पहले बहुत कम आती है, इसलिए थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया था. और आपका मेरे ख्याल से बैकग्राउंड ही मैकेनिकल है, तो स्टेट में मैकेनिकल के लिए तो स्टेट जॉब्स वैसे भी कम होती हैं. यस सर. और ये पहली बार हुआ कितनी ऑप्शंस आपके पास निकल के आई हैं. ओके नबी, अब आप इंटरव्यू के बारे में हमें कुछ बताइए, किस तरीके से गया था, क्या उन्होंने पूछा आपसे इंटरव्यू में, एंड हाउ इट ऑल वेंट? इंटरव्यू मेरा पहले ही दिन था, 5 मई को था जब मैकेनिकल के स्टार्ट हुए थे. इवनिंग में था मेरा इंटरव्यू, शाम के 5 बजे कहीं मैं मेरा आया था. तो जैसे ही मैं रूम में एंटर किया तो उन्होंने मुझसे सीरियल नंबर पूछा था, जो टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मैंने गलती से उनको रोल नंबर बताया, तो वो डांटने लगे मुझे कि ऐसा तो नहीं कि जुगाड़ लगा के आओ बाहर से कुछ, तो उसको रिवील नहीं करवाना चाह रहे थे वो केवल. तो मैंने सॉरी बोला उनको, और मैं उनको विश करना भी भूल गया था स्टार्टिंग में. अच्छा. हाँ, फिलहाल उन्होंने मुझे चेयर पे बैठने के लिए कहा, मैं थैंक्स बोला उनको. फिर चेयरमैन सर ने ही स्टार्ट किया था सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूब्स एंड पाइप्स. अच्छा. एंड यस सर, मैंने उनको बताया. फिर उसके बाद लेड और टिन की एलॉयज के बारे में पूछने लगे, कुछ बताइए, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताइए, लेड का क्या इंजरस पे
क्या ऑफेंसिव है, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, आईसी इंजन में हम क्यों यूज कर रहे हैं और क्यों यूज नहीं करना चाहिए हमें उसको। उसके बाद जो प्रोफेसर साहब थे उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया और उन्होंने पूछा कि आप एमटेक में क्या किए हैं, तो थोड़ा डिजिटेशन के बारे में उन्होंने पूछा, डिजिटेशन का टॉपिक नेम पूछा। फिर उसमें मैंने वेल्डिंग की थी थोड़ा सा डिसिमिलर मटेरियल के लिए, तो मैंने उनको बताया। फिर बोले कि वेल्डिंग में आर्क कैसे जनरेट होती है, आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है, आपने कौन सी वेल्डिंग की थी, तो मेरा मैं और कौन सा मटेरियल यूज किया था, माइल्ड स्टील पे मैंने किया था। तो माइल्ड स्टील की तरफ शिफ्ट हो गए वो कि कार्बन परसेंटेज इसमें कितनी होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम इसका ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम के बारे में पूछने लगे, कौन कौन से डिफरेंट जोन्स होते हैं उसमें, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या शो करते हैं हम उसमें। उसके बाद एक दूसरे सर थे, उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया गया। वो उन्होंने एमोरफॉस मटेरियल के बारे में पूछा था, एमोरफॉस मटेरियल क्या होते हैं। तो मैंने उनको बताया, रबर एक एग्जांपल के तौर पे बताया उनको। तो रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर पूछने लगे वो कि लीनियर होता है नॉन लीनियर, मैंने उनको बताया। उसके बाद वो पूछने लगे कि स्ट्रेसेस हम कौन सी यूज करते हैं रबर की, अगर डिजाइनिंग की जाए तो उसमें यील्ड पॉइंट होता है या नहीं। तो मैंने कहा यील्ड पॉइंट तो नहीं होता है, लेकिन उसके लिए हम 0.5% स्ट्रेन ऑफ एक पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पे, उसके करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस को देखते हैं वहां पे। तो वो बोलते ठीक है सर। इसके बाद एक दो क्वेश्चन शायद और थे, लेकिन बाद में चेयरमैन सर ने फिर स्टार्ट किया था नॉन टेक का थोड़ा सा पार्ट। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे कि आजकल जो यूपी में या फिर इंडिया में जो एक बुलडोजर टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है, कैसे ये काम कर रहा है, इसके बारे में, इसकी वर्किंग को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा, हाँ सर ओपिनियन बेस्ड थे। उसके बाद उन्होंने पूछा जुडिशरी सिस्टम हमारी जो वर्किंग कर रही है आजकल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने से पहले उन्होंने बता दिया था कि आपके एक हम आपकी ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये इंटरव्यू को मैटर नहीं करेंगे आपके। और इसके अलावा एक वो पूछा था कि फॉरेन में जो एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, उसमें बुक्स को अलाउ कर देते हैं क्या, ऐसा यूपी में भी कर दिया जाए या इंडिया में भी कर दिया जाए। बस ये सर पूछा था, एक दो क्वेश्चन और थे इसके अलावा। ओके, सो आपको मेरे को ये बताइए इसमें नबी, आपको चेयरमैन साहब ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आपकी एटीट्यूड से रिलेटेड थे, कि थिंकिंग से रिलेटेड थे, कि आपका एटीट्यूड चेक करने की ट्राई कर रहे हो? नहीं सर, उन्होंने केवल 5 ही क्वेश्चन पूछे थे, दो तो एलॉयज के नेम पूछे थे और एक पाइप एंड ट्यूब के बीच में डिफरेंस पूछा था, और बाकी 3 क्वेश्चन ये पूछे थे, बुलडोजर वाला, जुडिशरी सिस्टम और एक बुक्स वाला। अच्छा ये बताइए आपका वो बोलते हैं कि स्किल टेस्ट करवाते हैं, बोर्ड पे जाके करवाते हैं, कुछ लिखवाते हैं, तो आपसे ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं हालांकि आपसे गैप को, यस सर, गैप के लिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि गैप मेरा 6-7 साल का, हाँ, 5 साल का हो गया है। तो फिलहाल उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं, दैट वाज आई वाज लकी फॉर गैप दैट। भी उन्होंने नहीं पूछा आपसे? तो फिर ये जो यस टेक्निकल मेंटर कितने थे वहां पे? सर, 2 लोग थे, एक चेयरमैन सर थे, बाकी 2 सब्जेक्ट वाले थे, 3 और टोटल थे। चेयरमैन साहब तो मेरे को नहीं लगता टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, आपको आइडिया है हाँ इसका सर, कुछ? लेकिन वो मुझे लगता था कि उनको क्वेश्चन देख के आए थे कुछ, वो लेड एंड टेन की एलॉय पूछी थी क्वेश्चन वो और पूछ उन्होंने रहे थे? पाइप एंड ट्यूब्स के बीच में डिफरेंस पूछा था उन्होंने। क्वेश्चन मेरे बाकी को दो, लगता है चेयरमैन साहब ने वो सुन सुन के उनको याद हो गए क्वेश्चन सारे। हाँ वो पता नहीं कहाँ से आए थे, लेकिन पढ़ के आए थे वो। क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, लेकिन मेरे को लगता है उनका बैकग्राउंड मैकेनिकल नहीं था। हाँ, आपका कितनी देर चला होगा नबी सारा इंटरव्यू? मेरा 15 से 15 मिनट के आसपास नहीं चला होगा। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आपने इंटरव्यू दिया, अब तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं, यस आपको सर। क्या लगता है आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे अंदर और क्या वीक पॉइंट्स रहे इंटरव्यू के अंदर आपके? इंटरव्यू के अंदर सर मुझे थोड़ा हेजिटेशन था। मैं चीजें, मैं कुछ जो शब्द मुझे नहीं यूज करना चाहिए थे, मैं थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा वीक था, तो इसलिए मैं हिंदी मैंने यूज की, उसमें थोड़े से कुछ औकार्ड्स वर्ड्स भी मैंने यूज किए थे जो मुझे नहीं बोलना चाहिए थे। ओके, और आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या था, क्या लगता है आपको जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है? उन्होंने सर फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे थे कि इसका परसेंटेज पूछी थी कार्बन की, और जो पॉइंट पे टेम्परेचर वगैरह जो पूछे थे वो मैंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे। कोई ब्लफ तो नहीं मारा था आपने? नहीं सर, नहीं सर। दैट्स वंडरफुल। अच्छा आप नबी, ये अगर कोई स्टूडेंट है जैसे जिसको जाना है फ्यूचर में, अब आपने बहुत, आपको एक्सपीरियंस हुआ है इंटरव्यूज का, आपने बताया कि आपने बहुत इंटरव्यूज दिए, पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यूज दिए, तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरव्यूज के लिए जाना चाहता है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहता है, तो क्या टिप्स देंगे आप उसको? उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें कुछ थ्योरी का कोर सब्जेक्ट है उस पर काफी अच्छी पकड़ होना चाहिए।
ओके। और बाकी हाँ, थ्योरी से हटके रट्टी रटाई चीज वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम को रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए हम रटने पे रट के निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूज के लिए हमें कोर सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। खासकर 4 या 5 सब्जेक्ट हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, और उसके लिए हमें डिफरेंट मल्टीपल सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे जैसे यूरोपीडिया से मुझे काफी हेल्प मिली। मैंने काफी 2 साल से लगभग वीडियोस देख रहा हूँ, और फ्लूइड मैकेनिक्स, आईसी इंजन वगैरह के मुझे वंडरफुल क्वेश्चन यहाँ से मिले, जो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बड़ा था। अच्छा, आप नबी मेरे को बता सकते हैं कि कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो आप बात कर रहे हैं कि सब कोर सब्जेक्ट्स हमें करने चाहिए? तो मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट्स के नाम बारे में बताओ, 5 सब्जेक्ट्स ऐसे बताओ जो स्टूडेंट को करने चाहिए मैकेनिकल में। सर वही कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हर कोई बोलता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, थर्मल साइंस है, आरएससी है, और आईसी इंजन है। प्रोडक्शन तो हर कोई बचता ही है सर उसमें, बाकी ये 4-5 लेकिन सब्जेक्ट। आपसे तो उसने प्रोडक्शन की तरफ ले गया आपको, तो वो ये सर मुझसे तो एट रैंडम डायरेक्टली पूछा था उन्होंने। पहले पूछा था कि एमटेक किस में किए हैं, हाँ ये भी पूछा था कि आप क्या करके आए हैं, तो मैंने एमटेक बोला था उनको कि थर्मल साइंस में मैंने एमटेक किया है। मुझे लगा कि थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्टली एकदम वेल्डिंग की तरफ चले गए थे, प्रोडक्शन। हाँ, तो प्रोडक्शन की तरफ चले गए। तो मेरा देखो, मेरा एडवाइस थ्रू दिस इंटरेक्शन ये भी है स्टूडेंट्स को कि प्रोडक्शन से बचे ना। मतलब प्रोडक्शन यस एक सर। अलग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 4 पार्ट में बांटा जाता है: थर्मल, डिजाइन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल से चाहे वो यस छोड़ सर। दे क्वेश्चन, अगर लेकिन ऐसी ऑपरेशन। प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हाँ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। यस, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। कि जैसे आपसे पूछ लिया भाई साहब, टीन बता दो, लेड बता दो, क्या है उसके अंदर, कार्बन का कंटेंट बता दो, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दैट इज वेरी यस गुड। सर। अच्छा नबी, अब हम मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन आप ही के बारे में दोबारा से पूछूंगा। जब सिलेक्शन हो जाती है तो आदमी अपने सारे गम भूल जाता है, पुराने सारे एफर्ट भूल जाता है, पुराने सारे स्ट्रगल भूल जाता है। तो आपका काफी सर स्ट्रगलिंग रहा होगा ये फेज, क्योंकि आप पिछले काफी साल से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। तो यस जब सर। सिलेक्शन हो जाती है तो आदमी कैसे देखता है ये सारे अपने जो एफर्ट हुआ होता है, स्ट्रगल हुआ होता है, उसको कैसे देखता है एक सक्सेसफुल सिलेक्टेड कैंडिडेट? ये सर मेरा लास्ट टाइम मैंने यूपीएससी एई का जब फॉर्म निकला था 19 में, 20 में इसका एग्जाम हुआ था दिसंबर में, तब मैंने काफी मेहनत की थी उसमें, और फाइनली वो नहीं हो पाया था। उसका जब रिजल्ट आया था तब मैंने एक पेज पे लिख दिया था कि अब आज के बाद अच्छे दिन नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा फाइनल अटेम्प्ट था इसके बाद। क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से जितना मेहनत कर सकता था मैंने कर दी थी, और उसके अलावा मैं कुछ पढ़ने के लिए भी नहीं था। जो मेरे पास मटेरियल था मैंने सब पढ़ लिया था, लेकिन जो सिली मिस्टेक थी वो मेरी काफी होती थी। जितनी टेस्ट सीरीज में होती थी उतनी एग्जाम में होती थी, रियल एग्जाम में। तब मैंने गिव अप करने का सोच लिया था, लेकिन जब पॉलिटेक्निक में काफी बल्क में वैकेंसीज आई थी तब मैं फिर से मोटिवेट हो गया, और फिर मैं सारे भूल के, पिछला वाला जितना फेल्यूर थे सब भूल के ही मैंने तैयारी की थी। और इसके जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी प्राइवेट बीटेक कॉलेज में पढ़ाने की, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अब रिस्क ले ही लिया जाए कि 250 वैकेंसी के आसपास है, इसके बाद ये लास्ट चांस होगा, वैकेंसी नहीं आएंगी तो तैयारी करने की तो बात ही नहीं है इसके बाद। तो मैंने ये लास्ट सोचा था, और ये एक बार हो जाए, अब तो फाइनल हो ही गया है, तो पिछले का कुछ याद नहीं है सर। चलो, आपके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट था और आपने बोला भाई साहब अब अच्छे दिन नहीं आते, तो भगवान ने आपकी सुन लिया और गेव यू अच्छे दिन। तो गॉड प्रोवाइडेड यू दैट अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज रियली गुड। चलो, दैट वाज ग्रेट नबी, इंटरेक्टिंग विद यू, और बहुत अच्छा लगा आपकी सारी जर्नी जान के। और अब लास्ट में अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को अपना देना चाहें, कुछ ओपिनियन देना चाहें, कुछ गाइडेंस देना चाहें, टिप्स टू द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू। सर मैं टेक्निकल में यही कहना चाहूंगा, अगर टेक्निकल का एग्जाम हमें क्वालिफाई करना है तो गेट से थोड़ा हटना पड़ेगा। केवल एक ही एग्जाम गेट ऐसा है जहां पर हमें उसका बहुत ब्रीफ सिलेबस होता है, और हमें वहाँ न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा रखना होती है। बाकी गेट को हटा दिया जाए, बाकी जितने भी एग्जाम है ईएसी लगा के, बाकी जितने पीएसयू के एग्जाम आते हैं वो सब में थोड़ा सा थ्योरी, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए हमें कुछ रटने पे थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, बाकी नॉलेज तो बाद में दे ली जाएगी इंटरव्यूज के टाइम पे, लेकिन हमें पहले रिटर्न के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस को रटने की आदत डालना पड़ेगी बजाय ज्यादा समझने के। कुछ कोर सब्जेक्ट है उनको समझ ले, बाकी जो प्रोडक्शन मटेरियल साइंस वगैरह इसमें रटने हैं, रट ले तभी अच्छा है। वंडरफुल, तो दैट इज ग्रेट नवी, बहुत अच्छा एडवाइस है, गुड पीस ऑफ एडवाइस। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोफेशन। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और थैंक टीचिंग यू। प्रोफेशन में आप ह्यूमन बीइंग से डील करते हो, आप उनकी डेस्टिनी बनाते हो, और इन टर्म आप कंट्री की डेस्टिनी भी बनाते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू नवी, एंड फॉर दिस थैंक यू। ग्रेट करियर। थैंक यू।